हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बहुत दिनों के बाद। लेकिन मैं फिर से हाजिर हूँ आपका जियोलॉजी क्लास 11th का अगला लेक्चर के साथ। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि ऑफलाइन क्लास के इतने बैचेज हो चुके हैं कि वीडियो बनाने का समय मुझे मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण मैं आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और आपको पता है कि अभी तुरंत आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाला है, फरवरी मार्च का सीज़न अभी चल रहा है। तो इसके कारण भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन चलिए, अब खैर कोई बात नहीं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में जियोलॉजी क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश किया था। और आज मैं यहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, और इसके बाद 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को भी पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। एक्चुअली बात ऐसा है कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री होने के कारण दो सब्जेक्ट मुझे मेनली देखना पड़ता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इसी कारण से, और चूँकि जियोलॉजी का वीडियो बनाने का मेन कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर जियोलॉजी का भी वीडियो बना दिया। तो चूँकि एक केमिस्ट्री के टीचर होने के नाते जियोलॉजी को समझ पाना मेरे लिए काफ़ी आसान था, तो मैंने आपको वीडियो देना यहाँ पे उचित समझा, क्योंकि यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको जियोलॉजी का वीडियो नहीं मिलेगा। और मैं आपको भी बता देना चाहूँगा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का हल्का भी समझ है, ज़्यादा डीप नहीं चाहिए इसमें, तो आप जियोलॉजी को आसानी से समझ सकते हैं और आगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर को, और पूरा सिलेबस हम फिनिश करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th जियोलॉजी के लिए। तो आप टेंशन न लें, और क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई हमारा अगला चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर क्या है, और इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर को। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका जो लास्ट चैप्टर था उसका नाम था अर्थ सरफेस, और लास्ट चैप्टर था प्रोसेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उसके बारे में आपको पढ़ना था। तो मैंने आपको उसमें बताया था वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन क्या क्या होता है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ये सारे चीज़ टॉपिक को मैंने कवर किया था। लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे पढ़ना है कि अर्थ सरफेस और लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है हिंदी, तो इसका हिंदी होता है भू आकृति। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मतलब कि धरती पे आपको कई तरह के भू आकृति लैंडफॉर्म दिखते होंगे। कहीं पे नदी है तो वहाँ पे नदी के कटाव से कुछ तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं। कहीं पे आपको चट्टान दिख जा रहा होगा। कहीं अगर आप रेगिस्तानी इलाकों में अगर गए होंगे कभी, तो वहाँ पे कई तरह की आकृतियाँ आपको दिखती होंगी, जिसको आप बोलते हैं बरचांस, सैंड ड्यून्स, इस तरह के। ये सब आप जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ देर में मैं आपको सारा चीज़ डायग्राम के साथ क्लियर करा दूँगा। तो इस तरह के लैंडफॉर्म आखिर बनते कैसे हैं, कौन आखिर जो है कि फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी लैंडफॉर्म को बनाने के लिए, तो वही मेनली आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यानी कि आप अपने चैप्टर का नाम तो जान गए भाई, चैप्टर का नाम है आपका अर्थ सरफेस, और उसके बाद क्या है लैंडफॉर्म। ध्यान से आप देखिएगा चैप्टर का नाम एक बार फिर से, अर्थ सरफेस लैंडफॉर्म। यही है हमारा चैप्टर 3 जियोलॉजी क्लास 11th का जो नेक्स्ट लेक्चर है। अब हम लोग जानेंगे कि भाई इसमें कितने प्रकार के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो मुझे जहाँ तक ये है कि इसमें आपको 4 से 5 तरह के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपको दिख रहा है कि सारे प्लानेट में हमारा अर्थ जो है काफ़ी यूनिक प्लानेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लानेट है जिसका सरफेस को मतलब कई तरह के प्रोसेस बार बार इस पे होते हैं, और ये रिन्यू होते रहता है। अर्थ का जो सरफेस है ये एक जैसा नहीं रहता, ये चेंज होते रहता है। ये जान करके आपको काफ़ी हैरानी होगा कि क्या अर्थ का ऊपरी सरफेस भी समय के साथ चेंज होते रहता है, नया होते रहता है। हाँ, तो ऐसा होते रहता है। तो ये इरोजन, डिपोजिशन, ये जो प्रोसेस चल रहे हैं उसी के कारण ऐसा होता है। तो चलिए मैं आपको एक रफ आइडिया, रफ स्केच दे देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कितने प्रकार के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के भू आकृति के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला आपको पढ़ना है लैंडफॉर्म के बारे में, वो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका नाम है इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। नाम सुने हैं आप, इरोजनल और डिपोजिशनल। अब ये क्या होता है भाई, तो आपको पता है कि इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, अपरदन होता है। और डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो जो कटा हुआ मिट्टी है कहीं जा करके जमा होता है, डिपोजिट होता है, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। तो मिट्टी के कटने से भी कुछ भू आकृति का निर्माण होता है, इस तरह से गड्ढा बन जाता है या जो भी आकृति बने आगे देखेंगे। उसके बाद डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, वो मिट्टी कट करके जहाँ पे गया और वहाँ पे डिपोजिट हुआ, जहाँ पे जमा हुआ, तो वहाँ पे भी एक प्रकार का लैंडफॉर्म डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहला आपको पढ़ना है इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब सवाल है कि भाई ठीक है, ये तो पहला है, दूसरा कौन सा लैंडफॉर्म हमको पढ़ना है।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरा लैंडफॉर्म कौन सा है। तो देखिए दूसरा जो लैंडफॉर्म जो कि आपको पढ़ना है यहाँ पे, उसका नाम है फ्लूवियल यानी कि रिवरीन लैंडफॉर्म। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि नदी के बहाव के कारण भी एक प्रकार का लैंडफॉर्म डेवलप हो जाता है। आप देखे होंगे कि नदी जहाँ बहती है अपने रास्तों में काट काट करके कई तरह के गोर्ज बनाती है, कहीं पे कुछ बनाती है, इस तरह से डेल्टा वगैरह का निर्माण। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है कि आखिर नदी के बहाव के कारण कितने तरह के भू आकृति बन सकते हैं, लैंडफॉर्म बन सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया आपका। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि तीसरा कौन सा लैंडफॉर्म इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। डायग्राम के साथ पूरा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको देख करके आप लोग टेंशन में मत आइए। और तो ये हमारा दूसरा हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा लैंडफॉर्म कौन सा। तीसरा कहाँ चला गया भाई? तीसरा जो लैंडफॉर्म है हमारा, हाँ तीसरा देखिए है कोस्टल लैंडफॉर्म। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कोस्टल का मतलब होता है तटीय भू आकृति। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कभी समुद्री इलाकों में जाते हैं तो उसके तटीय क्षेत्रों में भी कई तरह के लैंडफॉर्म भू आकृति आपको देखने को मिलता है। ये तीसरा नंबर में हमको ये कोस्टल लैंडफॉर्म यानी कि तटीय भू आकृति के बारे में पढ़ना है। और ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके पूरे रीजन के साथ इसको हम लोग फिनिश करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये था आपका तीसरा लैंडफॉर्म, कोस्टल लैंडफॉर्म। अब सवाल आता है कि भाई अगला कौन है, चौथा लैंडफॉर्म कौन सा है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए उसको भी दिखा देता हूँ। बुक सामने आपका खोला हुआ है मैंने, अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है। हाँ देखिए ये है आपका चौथा लैंडफॉर्म। इसका नाम है एओलियन लैंडफॉर्म। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नाम अगर नहीं सुने होंगे कभी, तो एओलियन लैंडफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जो रेगिस्तानी इलाकों में यानी कि डेजर्ट इलाकों में डेवलप होता है। तो वहाँ पे अगर आपको कभी जाने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई तरह की बालू से बनी हुई भू आकृतियाँ आपको दिखती हैं। क्योंकि वहाँ पे बालू होते हैं ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में, तो वहाँ पे लैंडफॉर्म अक्सर चेंज होते रहता है वहाँ पे हवा विंड के कारण। तो ये खैर बात की बात है, उसको देखेंगे। ये हो गया एओलियन लैंडफॉर्म। और जो हमारा एक लास्ट लैंडफॉर्म है जो कि पढ़ना है हमको, जो कि हमारे धरती पे देखने को मिलता है, काफ़ी यूनिक चीज़ में आता है वो भी। एक लास्ट जो है, हाँ लास्ट है हमारा ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म। ग्लेशिएटेड का मतलब के नाम तो सुना होगा आपने, ग्लेशियर का। ग्लेशियर मतलब बर्फ के चट्टान, यही होता है ना ग्लेशियर मतलब। तो बर्फीले क्षेत्रों में जब आप जाइएगा, जाने का तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा रेयर जगहों पे पाए जाते हैं। तो ये ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म का मतलब होता है कि बर्फीले क्षेत्रों में भी कुछ लैंडफॉर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार के लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में बनने वाले लैंडफॉर्म को बोला जाता है ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म। मतलब कि इनका निर्माण होता है बर्फीले क्षेत्रों में। यही था आपका लास्ट जो है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म जो कि हमको पृथ्वी के सतह पे देखने को मिलता है। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको वीवीआई क्वेश्चन दे करके और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। और अंत में ये देखिए ग्लेशियर का क्षेत्र है, ये जो बर्फीला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये बर्फ का पहाड़ है और उस पर कई तरह के लैंडफॉर्म आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सीरी बनता है, एरिट, सर्क, हॉर्न, क्या क्या बनता है यहाँ पे सारा चीज़ दिख रहा होगा। ये बाद का हमारा मैटर है, लेकिन आपको अभी एक रफ आइडिया में दे दे रहा हूँ। ये तीसरा चैप्टर है आपका, ड्रमलिन्स, मोरेन्स, ये सारा चीज़ है। और उसके बाद जैसे ही ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आपका आ जाता है क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर आपको पता ही है जियोलॉजी का, आपको ना तो गेस पेपर आता है, ना तो मॉडल सेट जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो ये काफ़ी मतलब रेयर चीज़ हो गया। मैं आपको दूंगा लेकिन क्वेश्चन आंसर सारा का सारा दूंगा, क्वेश्चन आंसर के साथ दूंगा, तो आप इसका टेंशन ना लें। और इसके बाद 5 टाइप के लैंडफॉर्म अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारा चैप्टर द एंड हो जाता है। और इसके तुरंत बाद हम लोग आएंगे चौथे चैप्टर में। लेकिन अभी तो खैर तीसरा चैप्टर ही है हमारा है, जिसके बारे में कि हम लोग को पढ़ना है शुरुआत से लेकर के। इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है कि हमारा सबसे पहला और सबसे कॉमन लैंडफॉर्म है। इसके बारे में एक्चुअली आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, तो बहुत पहले से जानते हैं। तो अब भाई सवाल आता है कि इसको अब हम लोग कैसे कवर करेंगे और कैसे एक एक करके सबको पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा था इरोजनल एंड डिपोजिशनल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इसको हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया। आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए। मैं कंटिन्यू अब आपको वीडियो दूंगा
और इसके साथ साथ जब जियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको और भी विषयों का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में अपलोड कर दिया जाए। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।